नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों का आधिकारिक आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। हालांकि प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने आशंका जताई है कि मृतकों का आंकड़ा 10,000 के पार भी जा सकता है। इस बीच राहत और बचाव में जुटे सुरक्षा कर्मियों की वजह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन नेपाल में जिंदगी फिर से जिंदा होने लगी है। ऊंचे पहाड़ों पर क्षितिज के उस पार सूर्य की सुनहरी रोशनी काठमांडू पर वैसे ही रोज की तरह गिर रही है, लेकिन मानो हताश निराश काठमांडू सोया है उदासी भरी गहरी नींद में। सोच सोच कर कलप उठता है नेपाल का जनमन कि हे रोशनी के देवता, ये खौफनाक दिन फिर ना आए, फिर ना हो तबाही का ऐसा अंधेरा। प्राप्त यस अकल्पनीय दैवी प्रकोपको समाचारपछि भारतका महामहिम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले नेपालप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै उद्धार र राहत कालमा सहिष्णुतापूर्वक गर्नुभएको सहयोगको मैले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छु। अभी कल की ही तो बात है जब सदियों पुराने नेपाल ने राजशाही का चोला छोड़कर लोकतंत्र के रास्ते पर कदम बढ़ाए थे, लेकिन मानो नेपाल उठ उठकर लड़खड़ा जाता है। कुदरत ने इस बार जमकर रुलाया है। नेपाल के महान अतीत की विरासत से जुड़े भवन खंडहर में तब्दील हो गए हैं। जिस जमीन पर मल, लिच्छवी और शाह वंश के राजाओं ने स्वतंत्रता का अभिनव इतिहास रचा था, आज उसके अवशेष मटिया मेट हो गए हैं। ड्रोन के जरिए आसमान से खंडहर में तब्दील इस यूनेस्को से जुड़ी विश्व विरासत दरबार स्क्वायर को देखिए। कभी यहां सम्राटों की शान में मजमा था, आज मौत का मलबा बिखरा पड़ा है। अभी हम राहत के लिए भी जूझ रहे हैं, जहां अरबों रुपया लग सकता है। पुनर्स्थापना में हमारे विचार से खरबों रुपया लगेगा। नेपाल राष्ट्र के नेपाली जनता के मित्रों से आग्रह करेंगे वो दिल खोल के सहयोग करें। नेपाल आर्मी के साथ भारतीय सेना के जवान जुटे हैं नेपाल की जिंदगी को पटरी पर लाने में, लेकिन चुनौती इस कदर विकट है कि अभी तक काठमांडू के इस शोभा भगवती ब्रिज के पास के 5 मंजिल भवन में मौत बन चुकी जिंदगी ही पहाड़ बनकर खड़ी है। तो बाकी दूर दराज के इलाकों की तस्वीर के बारे में क्या कहा जाए। बिल्डिंग अभी भी अनसेफ है और हम लोग उस अनसेफ कंडीशंस में भी काम कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो टेकिंग प्रिकॉशंस कि हम शोरिंग कर रहे हैं, जिससे कि जो लेयर्स जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही प्रिकॉशनरी ढंग से हम अपने जवानों को ये कहते हुए कि वो अपना प्रिकॉशन लेते हुए ये सब कार्य कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में बदल चुकी बिल्डिंग की छतों को काटकर मानो खिड़कियां खोल दी, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदा रोशनी मिले, लेकिन तबाही के 4 दिनों बाद अब लाशें ही निकल रही हैं। लिहाजा इस भयानक आपदा में कहां कितने जिंदा दफन हो गए कौन बता सकता है। स्नाइपर डॉग सूंघते हैं, सुराग मिलना इतना आसान तो नहीं। प्रधानमंत्री सुशील कोइराला खुद कह रहे हैं कि मरने वालों का आंकड़ा 10,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि 4 दिनों में काठमांडू और आसपास ही 4,500 के करीब शव मिल चुके हैं। अभी दूर दराज के इलाकों की जो रिपोर्ट आएगी सो आएगी, लेकिन दिल दहलाने वाले किस्से तमाम हैं जिन्हें सुनकर कलेजा कांपने लगता है, जिन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडिया आर्मी और एयरफोर्स ने जिंदगी की सौगात दी है। लेकिन इस समंगल में भी मंगल के लिए वक्त निकालने वालों की कमी नहीं। नेपाल पटरी पर लौट चला है। इसकी कहानी बयां करते इस युवा नवदंपति का साहस देखिए। मातम के बीच घर में शहनाई बजी है। दूल्हे राजा ने दुल्हन के साथ तय तारीख के मुताबिक शादी रचाकर मानो मृत्यु देवता को ठेंगा दिखाया है। वो एंगेजमेंट हो चुकी, इसलिए इसका पुनः अदल बदल करने के लिए रोकने के लिए
ठीक न होता है, ठीक नहीं है। इसलिए पुरोहित का और पंडित का सलाह से हमने इस कार्यालय इस दुखद घड़ी में भी संपन्न करना बाध्य होता है। लाखों लोगों की आंसुओं से भर चुकी जिंदगी को फिर से हंसाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द नेपाल की जिंदगी पटरी पर लौटने लगेगी। बीती रात के अंधेरों की तरह उदासी छंटेगी, क्योंकि जिंदगी का सूर्योदय तो होकर ही रहता है। संजय शर्मा, आमिर हक और मंजीत नेगी के साथ राहुल कमल, काठमांडू, आज तक। और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अभिषेक, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है जो तबाही हुई है, कितनी तबाही हुई है इसका अंदाजा लगा पाना भी फिलहाल बहुत मुश्किल है और कुछ कहना बहुत मुश्किल है इस प्राकृतिक आपदा के बारे में। लेकिन फिलहाल वहाँ पर क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, लगातार भारत की तरफ से NDRF की टीम, तमाम जो वायुसेना के दल है वहाँ पर जुटे हुए हैं। देखिए श्वेता, जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है यहाँ नेपाल में, लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है सचमुच अभी कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। जिस तरीके से नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 10,000 से भी ज़्यादा आंकड़ा जा सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कल जब हम लोग सिंधुपाल जिले में थे तो वहां गांव के गांव और कस्बे के कस्बे में जिस तरह का मंजर हमने देखा तबाही का, जिस तरीके से लोगों की लाशें अभी भी निकल रही हैं, ये बिल्कुल कहना नामुमकिन है कि कितने लोगों की मौत हुई, और शायद वो पूरा आंकड़ा हमारे सामने भी ना आ पाए, क्योंकि कई कई मीटर तक मलबा दबा पड़ा है। बावजूद इसके अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है श्वेता। कहते हैं ना कि वो जब तक सांस तब तक आस, और यही है कि 100 घंटे बीतने के बाद भी अब तक जिंदा लोग निकल रहे हैं। जिस तरीके से ऋषि खनाल, जो कि तकरीबन 80 घंटे तक एक 7 मंजिला अपार्टमेंट में 3 शवों के साथ रहा है और आखिरकार उसे बचाया गया है, फ्रेंच और नेपलीज पुलिस ने उसे बचाया है। इसके बाद भी अब भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि जो भी कहीं जिंदा बचे हैं उन्हें शायद निकाल लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे माना यह जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आज कल में खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जरूरत होगी राहत की, क्योंकि कई गांव खत्म हो चुके हैं। कल हम एक गांव में थे जहां करीब 150 में से 145 मकान गिर चुके थे। उनके खाने के सामान, उन्हें इस वक्त खाने के सामान की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है। ऐसे में राहत की बात अब शुरू होगी। काठमांडू शहर में तो जिंदगी पटरी पर लौट रही है। ये मंदिर है पशुपतिनाथ का, और यहाँ भी आज श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रेस्क्यू और जो राहत है ये आने वाले वक्त में और बढ़ेगा। और जिस तरीके से भारत ने मदद की है, और भारत से हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग राज्यों से भी सहायता पहुंच रही है, जल्द से जल्द इसे नेपाल के उन सुदूर इलाकों में पहुंचाना होगा जहां लोग अब भी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। श्वेता जी बिल्कुल। अभिषेक, आपने वहां पर कई इलाकों का आपने दौरा किया है, आपने जानने की वहां पर कोशिश की है कि वहां पर फिलहाल जिंदगी कैसी है, स्थिति कैसी है। आपसे जानना चाहेंगे, 5 दिन लगभग होने को आए हैं इस भूकंप को, इस प्राकृतिक आपदा को। जो लोग बचे हैं कम से कम, उनके लिए फिलहाल वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है और क्या वो पर्याप्त है? अगर हम बात करें उनको सुविधाएं मुहैया कराए जाने की, क्योंकि प्राकृतिक आपदा तो अपनी जगह आई ही, लेकिन मौसम की मार भी बीच बीच में उन्हें झेलने को मिल रही है। बीच बीच में बरसात की वजह से भी उनको काफी नुकसान हो रहा है, काफी परेशानी हो रही है। देखिए श्वेता, जो काठमांडू है, काठमांडू में लोग खौफ और दहशत में तो अब भी हैं, और जो मौसम की मार है वो अलग है। यहाँ पर शहरों में तो लोग जो है वो टेंट में या फिर मैदान में आपको दिखाई दे जाएंगे। जो राहत की सामग्री आ रही है वो भी कुछ लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन सबसे खराब हालत उन इलाकों में है, दूर दराज के गाँव में, जो दूर पहाड़ियों पर हैं, जहाँ जाना पहुँचना मुश्किल है। वहाँ जब घर गिरे हैं तो उनके साथ जो बच गए हैं उनके लिए खाने का सामान मुश्किल है, क्योंकि सारा सामान उनका दब चुका है, और मलबों से हमने लोगों को अनाज चुनते हुए
हुए देखा है कि किस तरीके से अनाज और जो सब्जी उनके अंदर दबे हुए हैं उसे निकालकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जिंदगी बहुत मुश्किल है यहाँ नेपाल में, और जल्द से जल्द जो सुदूर इलाके हैं श्वेता, वहां तक लोगों को राहत पहुंचाने की बहुत जरूरत है। कल एक गांव में जब हम थे तो वहां एक बुजुर्ग बहुत रोते हुए ये कहते हमारे सामने आए कि हमारे पास अब खाने को कुछ नहीं है, और ये करीब करीब 1000 लोगों का गांव है और यहां तक पहुंचना सचमुच मुश्किल है, और वहां तक अभी तक राहत नहीं पहुंचा है। तो ये इक्का दुक्का गांव की कहानी नहीं है, ये नेपाल में सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां इस वक्त लोग जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। राहत सामग्री जरूर आ रही है लेकिन अभी लोगों तक नहीं पहुंची है। ऐसे में आने वाले जो 2-3 दिन हैं ये बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। श्वेता, बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ। नेपाल में आई विपदा के बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है, लगातार लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, आपने सही कहा कि जब तक जिंदगी है तब तक, और जब तक सांसें हैं तब तक जिंदगी जो है वो चलती रहती है, जिंदगी रुकती नहीं है। ऐसे में साथ ही साथ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लोगों को बचाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो मेडिकल एड है वो भी वहां पर दिया जाना लोगों को बहुत जरूरी है। वहां पर क्या ये पर्याप्त मात्रा में लोगों तक मेडिकल की सहायता सुविधा पहुंच पा रही है, मिल पा रही है? देखिए श्वेता, काठमांडू में तो लोगों तक ये मुहैया है, हालांकि जितनी तादाद है घायलों की उसके बनस्पत कम है। दर्जनों कह सकते हैं कि जो मेडिकल सहायता केंद्र है वो खोले गए हैं, वहां तक लोगों को पहुंचाया जा रहा है। भारत की भी टीमें आई हैं, जो इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल कोर है उसके भी लोग हैं, भारतीय सेना के लोग हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने जो मेडिकल कैंप्स हैं वो खोल रखे हैं। मगर श्वेता, जो गाँव के इलाके हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि गाँव के इलाकों तक सरकार अभी नहीं पहुंची है। वहां जितने रेस्क्यू हमें दिख रहे हैं, जितने सहायता की चीजें दिख रही हैं, वो ज्यादा अभी काठमांडू सेंट्रिक है। काठमांडू में हालांकि बहुत ज्यादा लोग पीड़ित हैं, भक्तपुर यहां से कुछ ही दूरी पर है, वहां पूरी की पूरी कॉलोनी तबाह हो चुकी है। बावजूद इसके कई ऐसे जिले हैं काठमांडू के आसपास जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और ऐसे में वहां इनका पहुंचना जरूरी है। कल जब हम उस पूरे इलाके में सिंधुपाल चौक के जो पूरे जिले को जब हम घूम रहे थे तो वहां हमें ये जो मेडिकल फैसिलिटी है या राहत है हमें कहीं नहीं दिखाई दी। कई लोग एक गांव में 2 बच्चियों को जिंदा निकाला गया था, मगर 24 घंटे तक उन्हें जब नहीं मिल पाई है मेडिकल की सुविधा। बिल्कुल अभिषेक, आपसे हम कई कहानियां बिल्कुल और जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कब तक उन लोगों तक राहत सामग्री पहुंच पाएगी या लोग पहुंच पाएंगे जिनको अभी भी इंतजार है इसका। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।